ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्यांजलि में डॉक्टर जयकर्ण यादव आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है कंपटीशन का, हिंदी में वन विचार। तो कल हमारी पहली क्लास हुई थी, उसमें हमने बताया था अयोगवाय किसे कहते हैं, अयोगवाय कितने प्रकार के हैं, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं उसे क्या कहते हैं, अयोगवाय। और अयोगवाय बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक तो अनुस्वार, एक है विसर्ग। तो प्यारे बच्चों, जो क्लास है कंपटीशन की, ये राजस्थान में जितने भी कंपटीशन होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान एसआई है, राजस्थान बीएसटीसी है, पीटीटी है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, और वैकेंसी फिलहाल चल रही है, डीएसएस भी है, यूपी पुलिस है, केवीएस है, एचएससी, सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है वन विचार की। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास रहेगी सेकंड, और सेकंड में पहली क्लास में हमने करा दिया था अनुस्वार किसे कहते हैं, अयोगवाय कितने प्रकार के हैं, दो, अनुस्वार और विसर्ग। अब हम बताएंगे आपको बच्चों विसर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण करते समय, विसर्ग का उच्चारण करते समय बच्चों हैक की ध्वनि निकलती है। किसकी निकलती है, हैक की। जैसे मैंने लिख दिया प्रातः, तो अंत में किसकी ध्वनि आएगी, हैक की, और मैंने लिख दिया अतः, तो क्या होगा, हैक की। विसर्ग का उच्चारण करते समय, विसर्ग का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय ते समय हैक की ध्वनि निकलती है। ध्वनि निकलती है। उसे विसर्ग कहते हैं, उसे विसर्ग कहते हैं। कहते हैं जैसे बच्चों ये उदाहरण है आपके सामने, जैसे ये उदाहरण है, जैसे ये उदाहरण है प्रातः और अतः। तो प्यारे बच्चों, अयोगवाय कंप्लीट, जो न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं, अयोगवाय। और अयोगवाय कितने प्रकार के हैं, दो, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो जिन वर्णों का, जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि क्या है, नाक के द्वारा बाहर निकलती है, और उससे पहले किसका स्वर होता है, एक का, और उसके बाद ये रलवे से आते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। अब आता बच्चों व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण करते समय, व्यंजन का उच्चारण करते समय जो ध्वनि दूसरे वर्णों की सहायता से बोलते हैं, जो वर्ण कहने का अर्थ, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे, व्यंजन। अर्थात बच्चों जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की। जो व्यंजन है ये परतंत्र हैं। परतंत्र का अर्थ होता है जो दूसरे के अधीन रहते हैं, और स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र। जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे, व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। तो प्यारे बच्चों, व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, जो वर्ण, जो वर्ण, जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता से, की सहायता से बोले जाते हैं,
उसे व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है, व्यंजनों की संख्या 33 है। संख्या कितनी बच्चों? 33 है। बच्चों व्यंजन किसे कहेंगे? जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे? व्यंजन। अर्थात जो वर्ण स्वरों की सहायता से, दूसरी परिभाषा क्या बनेगी? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे? व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब बच्चों हमारे सामने प्रश्न ये आ रहा है, जो 33 व्यंजन है, जो 33 व्यंजन है, इनको हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 33 व्यंजन है, इनको हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो हमारा उत्तर होगा जो 33 व्यंजन है इनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से बच्चों? नंबर 1 है स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 उत्सम व्यंजन, उत्समय व्यंजन। तो प्यारे बच्चों जो 33 व्यंजन है हम इनको 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में करते हैं? 3 में। वह 3 कौन कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उत्सम व्यंजन। अब बच्चों आपसे पूछ लें जो 33 व्यंजन है उनमें, जो 33 व्यंजन है उनमें स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर होगा 25। कितनी है? 25। और बच्चों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 0 4, 0 4। और बच्चों उत्सम व्यंजनों की संख्या कितनी है? 0 4। तो बच्चों 25 में 4 जोड़ें कितने होंगे? 29। अगर 29 में 4 जोड़ें कितने होंगे? 33। तो 33 व्यंजन है, तो बच्चों इनको कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उत्सम व्यंजन। कई बार बच्चों ये भी प्रश्न पूछेंगे जो स्पर्शी व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? 20 है, 30 है, 35 या 25? तो हमारा उत्तर क्या होगा? 25। प्यारे बच्चों राजस्थान महिला सुपरवाइजर के पेपर हुआ था 2015 में, उसमें पूछा गया था स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उत्तर क्या होगा? 25। और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो हमारा उत्तर होगा 4। और उत्सम व्यंजन कितने हैं? 4 है। अब आता बच्चों जो 25 स्पर्शी व्यंजन है, जो 25 स्पर्शी व्यंजन है इनको हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? जो स्पर्शी 25 व्यंजन है इनको हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो प्यारे जो 25 स्पर्शी व्यंजन है इनको हम 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित करते हैं, भागों में विभाजित करते हैं। विभाजित करते हैं। तो बच्चों स्पर्शी व्यंजन 25 है, इनको कितने भागों में विभाजित करते हैं? 5। शुरू का वर्ण क्या रहेगा? कै। 25 जो स्पर्शी व्यंजन है पहला वर्ण रहेगा कै और अंतिम वर्ण क्या रहेगा? मैं। कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक, और इनके बीच में कै और मैं के बीच में जितने वर्ण आएंगे तो बच्चों क्या कहलाएगा? स्पर्शी। तो इनको हम 5 भाग बांटते। 5 कौन कौन से बच्चों? एक तो होता है कै वर्ग, एक तो क्या होगा? कै वर्ग पहला भाग, दूसरा होगा चै वर्ग, तीसरा है टै वर्ग, चौथा है टै वर्ग और 5वां है पै वर्ग। तो 25 व्यंजन है
इनको बच्चों कितने भागों में विभाजित करते हैं? 5 में। कै वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, नहीं ट वर्ग है, ट वर्ग और प वर्ग। कै वर्ग का दूसरा नाम है कंठ और च वर्ग का दूसरा नाम है तालु। ट वर्ग का दूसरा नाम है मूर्धन या मूर्धा। ट वर्ग का दूसरा नाम है दंत और प वर्ग का क्या होगा? ओष्ठ। तो बच्चों हम आपको करवा रहे हैं जो स्पर्शी व्यंजन है 25, इनको हम कितने भागों में बांटते हैं? 5 भाग। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? जैसे हम शुरुआत करते हैं, जैसे बच्चों देखिए कै वर्ग। कै वर्ग, कै वर्ग में बच्चों कै, ख, ग, घ और बच्चों इसका उच्चारण क्या होगा? अंग। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? इसकी परिभाषा में आप देख लो। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा बच्चों होगी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय एक अंग दूसरा अंग का कहीं ना कहीं क्या करता है? स्पर्श, उसे क्या कहेंगे? स्पर्शी। तो प्यारे बच्चों पहले मैं स्पर्शी व्यंजनों की परिभाषा लिखा देता हूँ। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का, जिन व्यंजनों का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय एक अंग, एक अंग दूसरे अंग का, एक अंग दूसरे अंग का, अंग का स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। बच्चों स्पर्शी व्यंजन किसे कहेंगे? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय एक अंग दूसरा अंग का स्पर्श करता है उसे क्या कहेंगे? स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजनों को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं बच्चों? 5 भागों में। स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? जैसे देखिए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? संख्या 25 है। कितनी है भाई? 25। और स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में बांटते हैं? 5। स्पर्शी व्यंजनों को 5 भागों में विभाजित करते हैं। 5 भागों में विभाजित करते हैं। बच्चों कितने भागों करते हैं? 5 भागों में। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? अब देखिए बच्चों, पहला भाग है कै वर्ग। कै वर्ग है। तो बच्चों कै वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? कै, ख, ग, घ, अंग। बच्चों इसको अड़े नहीं बोलेंगे, कै, ख, ग, घ, अंग बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है।
कंठ क्यों कहते हैं बच्चों? जैसे फेफड़ों से हवा निकलती है और जैसे कान टकराती है, ये कंठ है। और कंठ टकराने से और इसकी जो ध्वनि है और हवा है वो किसके माध्यम से निकल रही है? कंठ के द्वारा। तो कंठ से जो इसकी ध्वनि निकलती है इस कारण इसको क्या कहेंगे? क वर्ग को कंठ कहेंगे। दूसरा वर्ग है च वर्ग। च वर्ग, च वर्ग बच्चों च, छ, ज, झ, गए। इनको बच्चों क्या कहेंगे? तालु। च वर्ग के जो पांचों वर्ण है इनको क्या कहेंगे? तालु। क्यों? च वर्ग के जो पांचों वर्णों को उच्चारण करेंगे तो जीवा है वो हमारा तालु का स्पर्श करती है, इस कारण इनको क्या कहेंगे? तालु। तालु। प्यारे बच्चों इसका आने नहीं, इसका गए उच्चारण होगा, आधा गए और ये, और इसका उच्चारण बच्चों क्या करोगे? अंग। इसका क्या करेंगे? अंग। अब आता है बच्चों ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण है मूर्धन। ट, ठ, ड, ढ, अणे। इसे क्या कहेंगे? मूर्धन। मूर्धन। बच्चों इसको मूर्धन क्यों कहेंगे? जैसे देखिए, जैसे देखिए ये जो बीच का भाग है इसे हम क्या कहते हैं? तालु। ये जो बीच का भाग ये क्या होता है? तालु। और तालु बच्चों क्या होता है? कोमल। तालु क्या होता है? कोमल। और तालु का जो अगला भाग है, तालु का जो अगला भाग है ये क्या होता है? कठोर। ये क्या होता है? कठोर। जैसे ट वर्ग का उच्चारण करेंगे तो जीवा होती है और जो तालु का अगला भाग को स्पर्श करती है तो इस ध्वनि में कानों में जो कठोरता का अनुभव होता है इस कारण से क्या कहेंगे? मूर्धन। क्यों कहेंगे बच्चों? देखिए जैसे एक तो बोलूं मैं क, ख, ग और घ। एक बच्चों बोलूं ट, ठ, ड और ढ। तो प्यारे बच्चों क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ। जो ध्वनि है वो कानून किसकी गूंज रही है? ट वर्ग की। इस कारण बच्चों इसको क्या कहते हैं? मूर्धन। अब देखिए बच्चों ट वर्ग, इसके बाद क्या आएगा? ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। तो प्यारे बच्चों ट वर्ग का हम क्या कहेंगे? जैसे हम ट वर्ग का उच्चारण करेंगे जो हमारी जीवा होती है वह किसका स्पर्श कर रही है? दांतों का। तो इसे क्या कहेंगे? दंत। जब जीभ कहाँ स्पर्श करेगी? दांतों का, तो इसे क्या कहेंगे? दंत कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? दंत। क्या कहोगे? दंत। फिर आता हमारा प वर्ग। प वर्ग प, फ, ब, भ और मैं। तो इसको बच्चों क्या कहोगे? ओष्ठ। इसको क्या कहेंगे? ओष्ठ। बच्चों प वर्ग ओष्ठ क्यों कहेंगे? करेक्ट। जैसे हम प वर्ग का उच्चारण करेंगे, किस वर्ग का उच्चारण करोगे? जैसे हम प वर्ग का उच्चारण करेंगे तो एक ओठ दूसरा ओठ का आपस में क्या करता है? स्पर्श। इस कारण क्या कहेंगे? ओष्ठ। आप बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे देखिए सरू का वर्ण क्या है? क। सरू का वर्ण क्या है? क। और अंतिम वर्ण क्या है? मैं। और क से लेकर मैं तक टोटल कितने होंगे बच्चों? 25। आप बच्चों एक वर्ग में कितने व्यंजन हैं? 5 है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अपने पास कितने वर्ग हैं? 5। 5 गुणा 5 तो कितने हो गए? 25। अब बच्चों जो पेपर सेट करेगा
तो इस मास से उठा कर देगा और आपको कह देगा भाई 2018 राजस्थान रिट में आया था, ये ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ये दे देगा ढ का उच्चारण स्थान है दंत है, मूर्धन है, कंठ है या ओष्ठ है, तो हमारा उत्तर होगा मूर्धन। फिर कहेगा ब वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ब वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दे देगा दंत, ओष्ठ, मूर्धन, तालु, तो हमारे क्या होगा ओष्ठ होगा। इसी प्रकार बच्चों कोई भी वर्ण देगा और उसका आपसे क्या पूछेगा उच्चारण स्थान, उसका क्या पूछेगा उच्चारण स्थान। तो क वर्ग के जो पांचों वर्ण है ये तो क्या कहलाएंगे कंठ, और च वर्ग के जो पांचों वर्ण है ये क्या कहलाएंगे तालु, और ट वर्ग के जो पांचों वर्ण है इनको क्या कहेंगे मूर्धन, और त वर्ग के जो पांचों वर्ण है इनको क्या कहेंगे दंत, और प वर्ण का पांचों वर्ण है इनको क्या कहेंगे ओष्ठ। एक बार राजस्थान पटवारी में आया था बच्चों, यदि किसी व्यक्ति के नीचे के ओठ काट दिए जाएं, कोई व्यक्ति है अगर उसके नीचे के ओठ काट दिए जाएं तो कौन सा वर्ग है जिसका उच्चारण नहीं होगा। अब आ जाए बच्चों मूर्धन है, तालु है, ओष्ठ है, दंत, तो हमारा उत्तर आएगा ओष्ठ। अगर ओठ काट दिया जाए एक तो प वर्ग का उच्चारण नहीं होगा, तो ओष्ठ वर्ग है इसका उच्चारण नहीं होगा। अब बच्चों कई बार पूछते हैं, कई बार जैसे छोटे बच्चे उनको हम कैसे पढ़ाते हैं, क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, ग घड़ी, अणे खाली। तो बच्चों इनको हम खाली क्यों बोलते हैं, इनको हम खाली क्यों बोलते हैं, ये तीन वर्ण हैं, इनको हम क्या बोलते हैं खाली बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं खाली क्यों बोलते हैं प्यारे बच्चों। इन दोनों को तो हम क्या बोलते हैं भरा, न और मैं कन्ने नल, मैं मटकी, मैं मछली, कहने का अर्थ इन तीनों वर्णों से किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता। कहने का अर्थ है ये तीन वर्ण है, इससे कोई भी शब्द नहीं बनता, इस कारण इन तीनों को क्या बोलते हैं खाली। न और मैं से कई शब्द बन सकते हैं, मैं से मटकी, मछली, मास्टर, नल, नाम, नर, नारी, तो इन तीनों वर्णों से नहीं बनते, इनको क्या कहेंगे खाली। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए 25। अब आता बच्चों अंतस्थ व्यंजन। दूसरा भेद हमारा अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन आएंगे बच्चों ये रे, ल, व। अब बच्चों इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कहेंगे भाई अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4, 5, हमारा उत्तर होगा 4। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है, जिसमें 3 तो क्या रहेंगे अंतस्थ व्यंजन और 1 होगा जो नहीं होगा, वो आपको बताना होगा। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन बताइए, जिसमें 1 तो अंतस्थ व्यंजन रहेगा और 3 नहीं रहेगा, जो 1 होगा वो आपको बताना होगा और 3 होंगे वह नहीं रहेंगे। अब आता बच्चों अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। एक तो बच्चों स्वर होते हैं, एक तो क्या होते हैं स्वर, और एक क्या होते हैं व्यंजन। तो प्यारे बच्चों जो अंतस्थ व्यंजन है इनका जो उच्चारण और होता है वो किन के बीच में होता है, स्वर और व्यंजनों के बीच में। अंतस्थ व्यंजनों को जब उच्चारण करेंगे तो ये किन के बीच में होता है, स्वर और
व्यंजनों के बीच में, और इनकी ध्वनि जो हमारे अंतःकरण में रहती है इन्हें क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। ये 33 व्यंजनों का कौन सा भाग है? सेकंड। अब थर्ड भाग कौन सा? तीसरा भाग बच्चों उत्सम व्यंजन। उत्समय व्यंजन। उस समय व्यंजन। प्यारे बच्चों उस समय व्यंजन कौन कौन से होंगे? कई बार बच्चे पूछते हैं जो उस समय व्यंजन में कितने से होते हैं? 3 से होते हैं। कितने से होते हैं? 3। कई बार कंपटीशन पूछा गया है पहले नंबर पर कौन सा से आता है, सेकंड पर है कौन सा, थर्ड पर है कौन सा, या पहला नंबर पर कौन सा रहेगा, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पे कौन सा। तो प्यारे बच्चों पहले नंबर पर इस से का प्रयोग होता है, ये से। दूसरे नंबर पर ये से आएगा, तीसरे नंबर पर ये से आएगा, और चौथे पर क्या आएगा? है आएगा। चौथे पर क्या आएगा? है आएगा। हेलो हेलो, हाँ पापा कहाँ था? क्लास ले रहा हूँ उसमें गाड़ी तो बाय रोड। पापा नहीं तो आएगी। अब सीख पापा बिलों को कहती है सोली सुपर से ना आई से। ठीक है। कितने से बच्चों? फर्स्ट नंबर पर ये आएगा, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये। इनको क्या कहते हैं? उत्सम। क्यों कहते हैं? प्यारे बच्चों इनका उच्चारण करते समय जो अधिक मात्रा में जो गर्म उष्मा बाहर निकलती है, इस कारण इनको क्या कहेंगे? उत्सम व्यंजन। क्या कहेंगे बच्चों? उत्सम व्यंजन। अब बच्चों तीनों से हैं, ये 3 से हैं, इन तीनों से का अलग अलग नाम है बच्चों। इन तीनों से का क्या है? अलग अलग नाम है। इस सेक को हम कहते हैं तालु। इस सेक को क्या कहते हैं? तालु। और इस सेक को कहते हैं मूर्धन। मूर्धन। और इस सेक को कहते हैं दंत। इसको क्या कहेंगे? दंत। अब बच्चों अपने सामने समस्या आती है, जैसे तीनों का उच्चारण एक ही होता है, से है। तो प्यारे बच्चों जैसा अपना नाम ले दिया सतीश। क्या नाम ले दिया? सतीश। और आप बताओ सतीश शब्द में कौन सा से का प्रयोग होगा? आप डायरेक्ट बताओगे कौन सा नंबर का होगा? 3 नंबर का। यह नंबर 1 है, यह नंबर 2, और ये क्या है? 3। जैसे मैंने लिख दिया सतीश। तो बच्चों सतीश शब्द में कौन सा सेक का होता है? 3 का। अब बच्चों मैंने लिख दिया शीश राम। अब बताओ शीश राम शब्द में कौन सा सेक का प्रयोग होगा? तो तुम्हारा उत्तर होगा नंबर 1 तालु का। शीश राम। अब बच्चों हमारे सामने प्रश्न ये आता है, अगर सतीश शब्द है उसमें पहले और दूसरे सेक का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? तीसरे सेक का ही प्रयोग क्यों किया गया है? शीश राम में पहले सेक का प्रयोग हुआ है, दूसरे और तीसरे सेक का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? अब बच्चों कहने का अर्थ है, जैसे मैंने सड़क बोल दी। क्या बोल दी? सड़क। तो सड़क में कौन सा सेक का प्रयोग होगा? 3 नंबर का। कहने का अर्थ है अगर आपके सामने जो भी शब्द आ जाए सेम में, अगर जिसका उच्चारण करते समय जो भी शब्द है, अगर जैसा हम उसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय जो जीवा है वह दांतों का स्पर्श करती है, उसमें कौन सा का प्रयोग होगा? 3 नंबर का। अगर कोई भी जैसे सतीश का उच्चारण करें, एक हम उच्चारण करें सतीश और एक करें शीश राम, तो प्यारे बच्चों सतीश का उच्चारण करते समय जीवा किसका स्पर्श कर रही है? दांतों का। अगर कोई भी शब्द में तीनों समास से कोई नाम आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ कौन सा सेक का प्रयोग करेंगे, उस कंडीशन में उस शब्द का उच्चारण करेंगे। उस कंडीशन में उस शब्द का क्या करेंगे? उच्चारण। और उच्चारण करते समय
जीवा धातु का स्पर्श करेगी, जैसे मैंने बोल दिया संविधान, क्या बोल दिया भाई, संविधान। तो संविधान का उच्चारण करते समय जीवा किसका स्पर्श करिए, धातु का, तब हम नंबर 3 से लिखेंगे। और शीश राम, जिस शक का उच्चारण करते समय जो जीवा होती है वह तालु का स्पर्श करती है, तब हमें ये दो वाला स है, इसका नाम है तालु। और जिस समय में कठोरता का अनुभव होगा, जिस समय में क्या होगा, कठोरता का अनुभव, उसे क्या कहेंगे, उसमें कौन से शक का प्रयोग करेंगे, मूर्धन का। तो प्यारे बच्चों, उच्चारण के आधार पर इस शक को 3 नंबर को दंत कहते हैं। क्यों, इसका उच्चारण करते समय जीवा धातु का स्पर्श करती है। जो षष्ठ कोण बोलते हो आप, इसको क्या कहते हैं, मूर्धन। मूर्धन क्यों कहते हैं, इसका उच्चारण करते समय ध्वनि में कठोरता का अनुभव होता है, या कठोर वर्णों की ध्वनि निकलती है। जो दुआला सा है, इसको क्या कहते हैं, तालु, कि इसका उच्चारण करते समय जीवा तालु का स्पर्श करती। अब प्यारे बच्चों, एक समस्या हमारे सामने आएगी कि इस शक को 1 नंबर पर, ये जो दुआला सा है ये 1 नंबर पर क्यों आया है, ये जो मूर्धन सा है ये 2nd नंबर पर क्यों आया है, और जो दंत सा है 3 नंबर पर क्यों आया है। तीनों का उच्चारण एक ही है, स। तो प्यारे बच्चों, हमारा है, जैसे ही हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और फेफड़ों से जो हवा आती है, सबसे पहले क्या टकराती है, कंठ, और कंठ से लेकर लास्ट तक सर्व अंदर का भाग क्या है, कंठ, और अंतिम क्या है, ओष्ठ। तो सबसे पहला हमारा वर्गीकरण है, कंठ आएगा, और कंठ के बाद क्या आएगा, तालु। तो प्यारे बच्चों, इसमें कंठ नहीं है, कंठ के बाद क्या आता है, तालु, और तालु के बाद क्या आता है, मूर्धन, मूर्धन के बाद क्या आता है, दंत, और दंत के बाद क्या आता है, ओष्ठ। तो इसी प्रकार सबसे पहले कंठ, अगर कंठ नहीं तो तालु, तालु के बाद मूर्धन और दंत। इस कारण ये से 1 नंबर पर आएगा, और ये 2 नंबर पर आएगा, और ये किस पर आएगा, 3 नंबर पर। उच्चारण के आधार पर सबसे पहला हमारा अंदर से कंठ आता है, कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद मूर्धन, और मूर्धन के बाद दंत, और दंत के बाद क्या आते हैं, ओष्ठ। इसी प्रकार ये नंबर 1 पर आएगा, ये नंबर 2 पर, ये नंबर 3 पर। एक बच्चों इसमें प्रश्न और बनेगा, जैसे आप इसका उच्चारण ऐसा नहीं करते हैं, स है, तो प्यारे बच्चों इसका उच्चारण करते हैं स है। तो एक से इनमें साइलेंट रहता है, तो साइलेंट को हिंदी में कहते हैं उच्चारण रहित। तो बच्चों कौन सा स है जिसका उच्चारण नहीं होता, तो बच्चों 2 नंबर स है, इसका उच्चारण नहीं होता। ये वर्ण क्या होता है, साइलेंट या उच्चारण रहित होता है। तो मूर्धन स है, इसका उच्चारण नहीं करते। क्यों नहीं करते, स है, तो 1 से क्या रहता है, 2nd नंबर साइलेंट, तो ये उच्चारण नहीं किया जाता है। तो प्यारे बच्चों 33 व्यंजन कंप्लीट होगा जो इनका वर्गीकरण। अब आता बच्चों संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बच्चों, संयुक्त का अर्थ होता है जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के योग से बना होता है। जिस व्यंजन में एक व्यंजन नहीं हो और जिस व्यंजन में एक से अधिक व्यंजन रहते हैं, उसे क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। अब इसकी मैं परिभाषा लिखा देता हूं बच्चों। परिभाषा बनेगी, जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के योग से बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
क्या कहते हैं भाई, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4। इनकी संख्या 4 है। कितनी है, 4। और 4 कौन कौन से बच्चों, ये 4 है संयुक्त व्यंजन, 6, त्रय, गए और श्रय। इनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्यों, ये व्यंजन है एक से अधिक व्यंजनों के योग से बने होते हैं, इस कारण इनको क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। तो प्यारे बच्चों इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। कहेगा निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, जिसमें 3 तो क्या मिलेंगे, संयुक्त व्यंजन, और 1 होगा संयुक्त व्यंजन नहीं रहेगा। दूसरा, निम्न में से संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2, 7, 4, 5। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 4। तीसरा क्वेश्चन क्या बनाएंगे बच्चों, निम्न में से संयुक्त व्यंजन बताइए। निम्न में से संयुक्त व्यंजन बताइए, जिसमें 1 बताना होगा, 4 में से 1 रहेगा और 3 नहीं रहेगा। अब चौथी टाइप क्या होगी बच्चों, जैसे ये व्यंजन दे दिया तो कहेंगे ये किससे बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, इसमें कौन कौन से व्यंजन है, 2। तो प्यारे बच्चों ये बना है क और मूर्धन्य से और इसमें 1 का स्वर। ये बच्चों बना है टैक के नीचे हलंत प्लस र और र में क्या है, ए। और ये बना है जह के नीचे हलंत प्लस गए। ये बना बच्चों सेक के नीचे हलंत प्लस र। आप बच्चों कई बार देंगे, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन का सही क्रम में सही संयुक्त वर्ण नहीं है, जिसमें 3 तो क्या मिलेंगे, सही, और 1 क्या रहेगा, गलत। तो प्यारे बच्चों संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के योग से बना होता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी है, 4। तो ये 4 क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन। ये क प्लस से, ये त प्लस र से, ये ज प्लस गए से, ये स प्लस र से, ये स प्लस र से। अब बच्चों अगला वर्गीकरण व्यंजनों का यह है समास वायु के आधार पर। समास वायु के आधार पर प्यारे बच्चों जो ये वर्ण विचार का टॉपिक है, इसके लिए आपको PDF मिल सकती है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुष्का पब्लिकेशन, उस पर प्राप्त कर सकते हो। एक हमारी बुक है अनुष्का हिंदी व्याकरण, अगर उसको मंगाने के लिए हमारा जो WhatsApp नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हो, 99 29 17 92 55। ये ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो और फ्लिपकार्ट पर भी है और बुक डिपो पर भी है। तो प्यारे बच्चों अब आता है समास वायु के आधार पर जो 44 वर्ण है, इनको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। समास वायु के आधार पर आधार पर 44 वर्णों को 44 वर्णों को दो भागों में विभाजित करते हैं। में विभाजित करते हैं। करते हैं बच्चों, कितने भागों में करते हैं, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। नंबर 1 है अलप्राण, नंबर 2 है महाप्राण। महाप्राण बच्चों 44 क्या होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन। बताइए 11 स्वर और 33 व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय
जो हवा है वो समान मात्रा में बाहर निकलती है या बच्चों कम बत्ती होती है, तो हमारा उत्तर होगा जो 44 वर्ण है इनका उच्चारण करेंगे तो कि सभी वर्णों में जो मुख से हवा है वह समान मात्रा में बाहर नहीं निकलती, किसी वर्ण में कम निकलती है और किसी में अधिक। तो प्यारे बच्चों ये दो वर्ण हैं, जैसे देखिए एक तो है कै, एक तो क्या है कै, एक क्या है खे। तो बच्चों बताइए कै और खे में, कै और खे है इसमें किस में अधिक निकल रही है और किस में कम, तो हम उच्चारण करेंगे कै खे। तो प्यारे बच्चों इसकी पहचानने के लिए जो मुख है उसके सामने हम हथेली करेंगे कै खे, कै खे। तो प्यारे बच्चों कै में क्या निकल रही है कम हवा, कै में क्या निकल रही है कम और खे में क्या निकल रही है अधिक। तो प्यारे बच्चों अल्प प्राण किसे कहेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है उसे क्या कहेंगे अल्प प्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते समय हवा है वो मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे क्या कहेंगे अल्प प्राण। और अल्प प्राण की उल्टी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे क्या कहेंगे महाप्राण। तो बच्चों अब आप ही बताओगे कै और खे में कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। तो प्यारे बच्चों कम किस्म निकल रही है कै में उसे क्या कहेंगे अल्प प्राण, और अधिक किस्म निकल रही है खे में इसे क्या कहेंगे महाप्राण। तो बच्चों ये तो क्या होगा अल्प प्राण और इसे क्या कहेंगे महाप्राण, इसे क्या कहेंगे महाप्राण। तो प्यारे बच्चों ये 5 वर्ण आपके सामने, जैसे कै, खे, गै, घै और अंग, और इनमें आपसे पूछें कौन सा अल्प प्राण है और कौन से है महाप्राण, तो दोनों की परिभाषा याद होनी चाहिए। अल्प प्राण में तो हवा क्या होगी कम निकलेगी, अभी मैं लिखवा दूंगा, और महाप्राण में अधिक। जब हम इनका उच्चारण करेंगे कै खे, और आपसे इनमें पूछने 5 में से सबसे पहले आप बताइए अल्प प्राण कौन से हैं, अल्प प्राण कौन से हैं। जैसे हम करेंगे कै खे, तो प्यारे बच्चों एक तो क्या है कै, खे में ज़्यादा निकल रही है, फिर खे और गै का हम करेंगे खे गै, खे गै, अब फिर करेंगे गै और अंग। तो प्यारे बच्चों पहला, तीसरा, 5वां, कै वर्ग का जो पहला, तीसरा, 5वां वर्ण है इनको हम क्या कहेंगे अल्प प्राण, इनको क्या कहेंगे अल्प प्राण। क्यों, इनका उच्चारण करते समय बच्चों हवा है वह कम मात्रा में बाहर निकलती है और बच्चों अधिक किस में निकलती है खे और गै में। तो प्यारे बच्चों इसको क्या कहेंगे महाप्राण, इसको क्या कहेंगे महाप्राण। अब बच्चों हमारे सामने प्रश्न ये है जो 44 वर्ण है उनमें कौन कौन से तो अल्प प्राण है और कौन कौन से महाप्राण। अगर जिनका उच्चारण करेंगे अगर हवा कम मात्रा में बाहर निकलेगी वो तो अल्प प्राण, और अधिक निकलेगी वह क्या होगा महाप्राण। अब हम इनका विश्लेषण करते हैं, व्याख्या सहित अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा कम
कम मात्रा में बाहर निकलती हैं, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अल्पप्राण। अब हमें देखना होगा जो 44 वर्ण है उनमें कौन कौन से वर्ण अल्पप्राण है। आप जैसे देखिए बच्चों, हमारे 5 वर्ग हैं बच्चों। कितने वर्ग हैं? 5। एक वो है कै वर्ग, दूसरा क्या आएगा? चय वर्ग, कै वर्ग, चय वर्ग। और टय वर्ग, टय वर्ग और पै वर्ग। इन 5 वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, इन 5 वर्ग का कौन सा होगा? पहला, वर्ण और तीसरा और पांचवा। अब बच्चों देखना होगा जो इनका पहला वर्ण कौन सा है? इसका कैक का, ये चेक का, ये टैक का, ये टैक का और ये क्या हो जाएगा? पैक का। तो कै वर्ग का पहला वर्ण बच्चों क्या होगा? कै। तीसरा क्या होगा? गह। पांचवा क्या होगा? अंग। अभी इसी प्रकार बच्चों पहला चय, दूसरा क्या होगा? छय और तीसरा क्या होगा? जय, पांचवा गए। इसी प्रकार पहला क्या होगा? टय, दूसरा क्या बनेगा? ठय, तीसरा क्या बनेगा? ढय और पांचवा क्या बनेगा? अनय। इसी प्रकार इसका पहला क्या होगा? तय, दूसरा क्या होगा? थय और तीसरा क्या होगा? बै और पांचवा क्या होगा? नय। और इसी प्रकार पै, दूसरा क्या होगा? फै, तय, ये दे आएगा बच्चों, दे आएगी ये है डे और ये दे और ये क्या आएगा? बै और ये क्या आएगा? मैं। तो बच्चों पांतिया कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15। और सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर। बच्चों स्वर कितने होते हैं? 11। वह कौन कौन से हैं? जैसे देखिए ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, अए, ओ और औ। और बच्चों अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। तो टोटल बच्चों इनकी संख्या कितनी होगी? 30। ये वर्ण क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण। 15। अगर 15 में बच्चों 11 जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे? 29। 15 में 11 जोड़ेंगे कितने बनेंगे? 29। और 29 में बच्चों 4 जोड़ेंगे कितने बन जाएंगे? 33। ये जो 30 कितने हो जाएंगे? सॉरी 30। जो 30 वर्ण है ये क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण। ये क्या कहलाएंगे? 15 में 11 जोड़ा तो 26 और 26 में 4 जोड़ा तो कितना हो गए? 30। ये क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण। क्यों? इनका उच्चारण करते समय हवा है वह कम मात्रा में बाहर निकलती है। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनाएंगे? क्वेश्चन इस प्रकार का बनाएगा
कि कहेगा निम्न में से अलप प्राण वर्ण नहीं है, निम्न में से अलप प्राण वर्ण नहीं है, जिसमें 3 वर्ण तो क्या रहेंगे अलप प्राण, और एक होगा जो नहीं रहेगा। अगर आपको याद है तो आप इसका उत्तर बता सकते हो। सेकंड प्रश्न क्या कहेगा, निम्न में से अलप प्राण वर्ण बताइए जिसमें एक तो अलप प्राण रहेगा और 3 है जो अलप प्राण नहीं रहकर क्या रहेंगे महाप्राण। तो आपको 4 में से एक अलप प्राण बताना है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये बच्चों क्या आते हैं अलप प्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हवा है वो मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है। तो इनकी संख्या कितनी होगी 30। अब आता बच्चों महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण, उसकी उल्टी परिभाषा हो जाएगी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, मात्रा में बाहर निकलती है। उसे महाप्राण कहते हैं। प्राण कहते हैं। तो बच्चों 44 में से हम 30 निकालेंगे, कितने हो जाएंगे 14। इनकी संख्या 14 है, इनकी संख्या 14 है। कितनी है 14। अब बच्चों हमारे सामने प्रश्न ये आ रहा है वो कौन कौन से वर्ण है जो महाप्राण है। हमको 14 वर्ण देखने हैं। आप जैसे देखिए बच्चों, जैसे 5 वर्ग हमारे कै वर्ग है, 6 वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग और प वर्ग। जैसे पहला वर्ण इनका, पहला वर्ण, दूसरा नहीं, पहला तो दूसरा और चौथा वर्ण बच्चों कौन सा आएगा, दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा वर्ण और क्या आएगा चौथा वर्ण। अब बच्चों देखो, अब हम सारणी बनाते हैं इनकी। ये तो होगा कै वर्ग, ये क्या है च वर्ग, ये क्या है ट वर्ग, ये क्या है त वर्ग और ये क्या है प वर्ग। आप देखो कै वर्ग का दूसरा कौन सा है, पहला क है, दूसरा क्या होगा ख, दूसरा क्या है ख। तो बच्चों तीसरा क्या होगा ग और चौथा क्या होगा ग और पांचवा क्या होगा अंग। इसी प्रकार च तो पहला है, छ क्या है दूसरा, ज क्या है तीसरा और झ क्या है चौथा। इसी प्रकार बच्चों ट तो पहला है, इसका दूसरा वर्ण क्या होगा ठ, तीसरा क्या होगा ड और चौथा क्या होगा ढ। इसी प्रकार दूसरा क्या होगा ठ, थ, चौथा क्या होगा ढ। इसी प्रकार दूसरा क्या होगा ब, प, फ, ब, भ। और बच्चों कितने हो गए 5 दूनी 10। और उस संव्यंजन, और कौन सा व्यंजन बच्चों उस संव्यंजन,
ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स है। ये वर्ण क्या कहलाएंगे? महाप्राण। ये क्या कहलाएंगे? महाप्राण। 5 दूनी 10 और 10 में 4 जोड़े कितने हो गए बच्चों? 14। अब बच्चों आपसे आप क्वेश्चन किस टाइप के करेंगे? तो क्वेश्चन इस टाइप का होगा, निम्न में से महाप्राण वर्ण नहीं है, जिसमें 3 तो क्या मिलेंगे? महाप्राण वर्ण। 3 क्या मिलेंगे? महाप्राण। और 1 होगा जो महाप्राण नहीं है। अगर आपको ये याद रहेंगे तभी आप इसका सही उत्तर दे सकते हो। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इसका सही उत्तर नहीं दे सकते। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या निकालेगा? निम्न में से महाप्राण वर्ण बताइए, जिसमें 1 तो महाप्राण रहेगा और 3 क्या रहेंगे? अल्पप्राण। और आपको महाप्राण बताना होगा। तो बच्चों इनमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो कई बार कंपटीशन में आता है अल्पप्राण महाप्राण, निम्न में से अल्पप्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है। ये समास वायु के आधार पर 2 भाग हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अब बच्चों हम स्वर तंत्रियों के आधार पर, किसका आधार पर है? स्वर तंत्रियों के आधार पर या कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर जो 44 वर्ण हैं इनको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। कंपन के आधार पर जो 44 वर्ण हैं इनको हम कितने भागों में विभाजित करेंगे? 2 भाग कौन कौन से हैं? घोष वर्ण, और घोष का दूसरा नाम क्या है? सघोष। और दूसरा भाग क्या है? अघोष। बच्चों कंपन के आधार पर जो 44 वर्ण हैं इनको 2 भागों में विभाजित करते हैं, घोष और अघोष। और घोष का दूसरा नाम क्या है? सघोष। अब उनका हम डिटेल से वर्णन कर रहे हैं। क्या है? जैसे देखिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये तो हमारे क्या थे? अल्पप्राण। तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा? घोष वर्ण। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। घोष का अर्थ क्या होता है? नाद या गूंज। जिन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे, जिन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते समय जो हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे? घोष। और इसकी उल्टी परिभाषा क्या होगी बच्चों? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं उसमें गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? अघोष वर्ण। उसे क्या कहेंगे? अघोष वर्ण। प्यारे बच्चों ये जो वर्ण विचार का टॉपिक है, ये भारत में कहीं भी जो भी कंपटीशन है उसमें ज़्यादातर कंपटीशन में वर्ण विचार आता है। तो सभी कंपटीशन है, जैसे बिहार में बीपीएस है, यूपी में यूपीएस है, या डीएसएस भी है, केवीएस है राजस्थान में, जैसे राजस्थान एसआई की वैकेंसी है, अभी बीएसटीसी का पेपर है, राजस्थान में जूनियर लेक्चरर और फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड और रिट, और भी राजस्थान पटवारी है, ग्राम सचिव है, महिला सुपरवाइजर, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वन विचार में अगर वन विचार का टॉपिक आपका कंप्लीट होगा तो आपको संधि भी समझ में आ जाएंगी। अब संधि समझ में आ गई तो आपका उपसर्ग और प्रत्यय भी क्या हो जाएंगे? क्लियर। प्यारे बच्चों वन विचार में 4 टॉपिक निर्भर हैं। वन विचार पर क्या निर्भर है? संधि, और संधि पर क्या निर्भर है? उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे घोष वर्ण क्या है, घोष और अघोष क्या है कंपन के आधार पर। अगर वीडियो लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू और धन्यवाद।